जब भी दो पार्टीज में लड़ाई होती है तो एक पार्टी को हमेशा एक रफ आइडिया रहता है कि सामने वाली पार्टी कहां कहां पे अटैक कर सकती है, कहां कहां पे वो हमला करेगी। उस हिसाब से आप अपने जो ट्रूप्स हैं, अपना सारा डिफेंस है, उन्हीं एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। और इसीलिए इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस स्पाइज की इसीलिए जरूरत होती है, क्योंकि आपको पता लगाना होता है कि वो कहां अटैक करने का सोच रहा है। और अगर आपको पता चल गया कि वो यहां अटैक करने वाला है तो अपनी ज्यादातर आपकी जो डिफेंस है वो वहीं पर लगाओगे। बट कुछ बैटल्स ऐसे होते हैं जिसमें बिल्कुल ऑब्वियस होता है कि आपके सामने वाला जो दुश्मन है वो इधर ही अटैक करेगा। ये पूरी वर्ल्ड वॉर 2 की जो सीरीज है उसमें हम एक ऐसे बैटल पे आ चुके हैं जिसको कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा टैंक बैटल था। इतने सारे टैंक्स इसमें इन्वॉल्व थे और इस बैटल ने नाजी डोमिनेंस को पूरी तरह खत्म कर दिया। यह लड़ाई थी बैटल ऑफ कर्स्क। कहानी शुरू होती है मार्च 1943 से। जर्मन फील्ड मार्शल एरिक वॉन माइनस्टाइन, जो एक बहुत ही फेमस, बहुत ही क्लेवर, बहुत सक्सेसफुल कमांडर थे जर्मनी के, उन्होंने अपनी स्मार्ट टैक्टिक्स को यूज करके खारकोव के रीजन को कैप्चर कर लिया और उसके बाद खारकोव के ईस्ट साइड पे एक पूरा पेरीमीटर बना दिया सिटी के अराउंड, ताकि इसके आगे सोवियत फोर्सेस ना आ पाए। बट मैनस्टाइन ने जानबूझ के ये जो पूरा पेरीमीटर था उसमें थोड़ा सा ओपनिंग, थोड़ा सा गैप छोड़ दिया और उसी गैप से अब सोवियत ट्रूप्स आने लगे अंदर। और इसकी वजह से कर्स्क के अराउंड एक बहुत बड़ा सा बल्ज बन गया, जिसको सेलिएंट भी कहते हैं। जब आपका दुश्मन एक बहुत बड़े बल्ज के अराउंड है तो आपकी सबसे अच्छी चाल, सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि आप उस बल्ज के दोनों तरफ से अटैक करो और जो बल्ज बना हुआ उसको कट ऑफ कर दो, ताकि जितने बल्ज के अंदर जितने भी एनिमी ट्रूप्स हैं उन सबको आप इंसर्कल करके पकड़ सकते हो, कैप्चर कर सकते हो। सबसे आसान, सबसे ऑब्वियस होता है ऐसा करना। तो 1943 में मैनस्टाइन के इस अटैक के बाद कर्स्क के अराउंड ये एक सेलिएंट बन गया, एक बल्ज बन गया। और मैप पे देखने से कोई भी बोल देगा कि हाँ, अब ये जो बल्ज बन गया है, अब जर्मन्स इसी के दोनों गले के पास गर्दन पे अटैक करेंगे और इस बल्ज को इनसर्कल कर लेंगे। इसी वजह से कहते हैं कि जो बैटल ऑफ कर्स्क था वो बहुत ही ऑब्वियस था। हिटलर ने भी मैप पे ये देखा कि ये जो इतना बड़ा सेलिएंट बन गया है, अगर हम इसको अटैक करें और ये गर्दन इसकी ऐसा काट दें तो सारे सोवियत ट्रूप्स हमारे कब्जे में आ जाएंगे और हम फिर से हमारे जितने भी साथी कंट्रीज है जो हमारे साथ लड़ाई कर रहे हैं उनको हम प्रूव कर देंगे कि जर्मनी में अभी भी वो बात है। स्टालिनग्राड में हिटलर हारा था और इस वजह से उसको बहुत ही इस बात को लेकर बहुत अपसेट था, क्योंकि ना सिर्फ उसके साथियों की नजर में बाकी जो कंट्रीज है जो उसके साथ लड़ रहे थे, बल्कि पूरी दुनिया के नजर में यह बात आ गई थी कि भाई नाजी जर्मनी भी हार सकती है। क्योंकि इसके पहले एक बार भी ऐसा नहीं हुआ था कि इतने सेट बैटल में किसी ने जर्मनी को हराया था। हालांकि बाद में 1943 में ही आगे जाके ट्यूनीशिया में नॉर्थ अफ्रीकन कैंपेन में सारे एक्सियल ट्रूप ने वहां पर भी सरेंडर किया था। तो ये दिखने लग गया था कि अब जर्मनी उतना भी इनविंसिबल या अजेय नहीं है कि इसको हराया नहीं जा सकता। और इस रेपुटेशन को हिटलर को रिवर्स करना था, उसको दिखाना था कि जर्मनी अभी भी अजेय है। और इस वजह से ये कर्स्क का जो ऑफेंसिव है इसको लेके हिटलर बहुत ही एंथुसियास्टिक था, उसको था कि मुझे अटैक करना ही करना है। दूसरी तरफ वहां स्टालिन ने भी मैप पे देखा कि यहाँ पे तो भाई हमने एक बल्ज बना दिया है, सेलिएंट है, और इस पे अब जर्मन अटैक करेंगे। मैनस्टाइन यहाँ पे इसको कट ऑफ करने की कोशिश करेगा। उसके साथ साथ इनके जो एलाइज थे ब्रिटेन, उनके पास अल्ट्रा इंटरसेप्ट आ रहे थे। ये सारा जो नाजी कम्युनिकेशन हो रहा था उसको ये इंटरसेप्ट कर रहे थे और उससे भी इन्होंने स्टालिन को इन्फॉर्म किया कि हाँ, ये लोग यहाँ पे अटैक करने वाले हैं। जब स्टालिन को ये कंफर्म ऑलमोस्ट हो गया कि यहाँ अटैक करना है, तो उसने तुरंत अपने कमांडर्स को ऑर्डर किया कि ये जो मैनस्टाइन के ट्रूप्स यहाँ पे, उनके जो पैंजर डिविजन्स हैं, जो इतने जर्मनी के जो फेमस ही थे वो पैंजर डिविजन्स, उनके इतने टाइगर टैंक्स और बाद में तो पैंथर टैंक्स भी आ गए थे, उनको हम इससे पहले कि हम पे अटैक करें हम ही उनके ऊपर काउंटर अटैक कर देते हैं और इसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते हैं उनके ऊपर, मतलब उसको इस लायक ही नहीं छोड़ेंगे कि वो यहाँ पे अटैक कर पाए। परंतु स्टालिन के जो सबसे फेवरेट और सबसे भरोसेमंद कमांडर थे ज़ुकोव और साथ में वेसिलर्स्की, इन्होंने फिर स्टालिन को इस बात के लिए मनाया कि हम काउंटर अटैक नहीं करेंगे, हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं करेंगे उनके ऊपर, हम एक्चुअली इस एरिया को अच्छी तरह फोर्टिफाई कर देंगे, मतलब डिफेंसिव पोजीशन हम बनाएंगे और उनको आने देंगे, उनको अटैक करने देंगे और उनके अटैक को हम अपने डिफेंस से रोकेंगे। जब हमारा डिफेंस इतना स्ट्रांग होगा कि
हम ज्यादातर उनके टैंक्स को और उनके ट्रूप्स को वहीं पे हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसके बाद जब जर्मन पैंजर डिविजन्स, उनके ट्रूप्स, इनकी इन्फेंट्री वीक हो चुकी होगी, तब हम काउंटर अटैक करेंगे। स्टालिन को यह प्लान अच्छा तो नहीं लगा, क्योंकि स्टालिन अभी तक हमेशा से उसका यही था कि वो इम्पेशेंट था, उसको तुरंत कुछ ना कुछ एक्शन चाहिए था। बट यहां पे ज़ुखोव और वासिलेव्स्की ने इसको मना लिया कि ठीक है चलो भाई ऐसे करते हैं, पहले डिफेंस करेंगे उसके बाद हम अटैक करेंगे। जब से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था, जर्मनी की स्ट्रेंथ रही थी वॉर ऑफ मूवमेंट। मतलब उनके पास जो आर्मर्ड डिविजन्स थे वो इतना तेजी से मूव करते थे, स्ट्रॉन्ग अटैक करके तेजी से मूवमेंट और एनसर्कल करना एनिमी को। इसकी वजह से सामने वाला जो आपका दुश्मन है उसको मौका ही नहीं मिलता था कि वो कहां पे किसको कैसे इसको काउंटर अटैक करे, कैसे अपने आप को डिफेंड करे। और यही इनकी पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में स्ट्रेंथ थी। नॉर्वे में उन्होंने करके दिखाया, स्पेशली फ्रांस में उन्होंने इतने तेजी से 6 हफ्ते में उन्होंने पेरिस को कैप्चर कर लिया था। वो इसी वजह से क्योंकि उनके स्पीड ऑफ अटैक को फ्रेंच जनरल्स बिल्कुल एस्टिमेट ही नहीं कर पाए। यहां पे कर्स्क में बात कुछ और थी। जब ये दिख रहा था कि कर्स्क पे अटैक होने वाला है और ब्रिटिश लोग भी अल्ट्रा इंटरसेप्ट्स भेज रहे थे स्टालिन को, तो ये स्टालिन ने वहां पे अपनी स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव पोजीशन बनाना शुरू कर दिया। तो जो जर्मन जनरल्स थे, जो लीडरशिप थी मिलिट्री की, वो देख रही थी कि यहां पे जो हमारा वॉर ऑफ मूवमेंट है, हम तेजी से अटैक कर पाते हैं, यहां वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि इनको ऑलरेडी पता चल रहा है कि वो यहां अटैक करने वाले हैं। हमारा जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है वो यहां पे है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि सोवियत लोगों को ऑलरेडी पता है कि वो यहां पे अटैक उनको एक्सपेक्ट करना चाहिए। दूसरी चीज, इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है उनकी डिफेंसिव पोजीशन कि हम इतना तेजी से मूव ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो जर्मन मिलिट्री लीडरशिप थी वो थोड़ी सी डगमगा रही थी, हिचकिचा रही थी कि ये वॉर ऑफ मूवमेंट नहीं होगा, ये वॉर ऑफ एट्रिशन हो जाएगा। मतलब हमारी जो आर्मर्ड कॉलम्स हैं, हमारे जो टैंक्स हैं, वहां पे आके फंस जाएंगे आके, और बिना मतलब का बहुत नुकसान होगा। बट जितना ये जर्मनी के मिलिट्री कमांडर जितना वो हिचकिचा रहे थे, पीछे हट रहे थे, उतना ही हिटलर और कन्विंस हो रहा था कि अरे ये लोग ऐसा डाउट दिखा रहे हैं, मैं तो पक्का ही करूंगा। और इसी को ऐसा कहते हैं ना कि 1943 के बाद हिटलर बहुत ही हट्टी होना शुरू किया था, जिद्दी, कि अगर कोई भी कुछ कह रहा हो, मेरे सारे जो एक्सपर्ट्स हैं मिलिट्री लोग कुछ भी कह रहे हैं, मैं जो है वही मैं करूंगा। और हिटलर जानता था कि अब उसके पास उतने रिजर्व्स बचे नहीं है, उसकी टैंक फैक्ट्री उतने टैंक्स बना नहीं पा रही है। बट वो कहते हैं ना कि जुआ में जब आप जुआ खेल रहे होते हो तो एक फाइनल एक बड़ा गैम्बल करते हो, एक बड़ी बाजी लगाते हो, और वही बाजी हिटलर के लिए ये वाली थी। हिटलर को उसकी एयरफोर्स लुफ्टवाफे के जो पायलट्स थे जो इस एरिया में रिकॉन कर रहे थे कर्स्क के रीजन में, वो देख रहे थे कि कर्स्क में ये लोग भयंकर डिफेंसिव पोजीशन बना रहे हैं, गड्ढे खोद रहे हैं, ट्रेंचेस बना रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हिटलर को दी जा रही थी। बट हिटलर ये कह रहा था कि मेरे पास जो वेपन्स हैं, जो मैं टैंक्स इसमें इस्तेमाल करूंगा, वो ज्यादा स्ट्रांग होंगे और वो इन डिफेंसिव पोजीशंस को भेद के चले जाएंगे। तो वो मानने के लिए तैयार नहीं था कि इस अटैक को नहीं करना चाहिए। और ये जो पूरा प्लान वो बना रहा था हिटलर मैनस्टाइन के साथ, इसका नाम था ऑपरेशन सिटाडेल। तो सिटाडेल को कहते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा ऑब्वियस अटैक था। फिर भी मैनस्टाइन को भी ये प्लान पसंद आया था और वो चाहता था कि जैसे जितने जल्दी हो सके, जितने जल्दी मौसम साफ होता है, तुरंत इस ऑपरेशन को लॉन्च करना चाहिए। तो वो मई 3 को ही कह रहा था कि हमको अटैक कर देना चाहिए। बट हिटलर, उसको ये कन्विंस था कि ये मेरा एक बहुत बड़ा गैम्बल होने वाला, एक बड़ी बाजी है, इसीलिए उसने कहा कि जब तक मैं पूरी स्ट्रेंथ इसमें लगा नहीं सकता तब तक मैं इस अटैक को गो अहेड नहीं कहूंगा। तो वो चाह रहा था कि पहले जितने वहां पे टैंक्स हैं मैं उनको और टैंक्स भेजूंगा और रीइंफोर्स करूंगा, और इसीलिए वो एक पैंजर मार्क 5 टैंक्स थे उनको भी वो फ्रंट्स पे भेजना चाहता था। इस वजह से भी उसने इस ऑपरेशन को डिले करवाता रहा कि जितने हो सकते हैं मैं टैंक्स वहां भेजूं। पैंथर टैंक्स के अलावा फर्डिनेंड सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स भी उसने इस ऑफेंसिव के लिए यहां भेजना स्टार्ट किया। और ये सारे टाइम में बहुत समय जा रहा था, और ये समय बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ बाद में जाके, क्योंकि इसी समय को यूज कर रहे थे सोवियत लोग अपने डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ज़ुखोव और वासिलेव्स्की ने जो उनको ये समय मिला डिफेंस करने के लिए, उसमें उन्होंने 3 लाख सिविलियंस को रिक्रूट किया कि भाई यहां पे डिफेंसिव काम करना शुरू करो। तो उन्होंने, आप समझिए, 8 लाइंस ऑफ डिफेंस बनाए थे। मतलब एक लाइन डिफेंस होती है किसी को रोकने के लिए, बट 8 लाइन डिफेंसिव। उसमें उन्होंने ढेर सारे टैंक ट्रैप्स, डिचेस बनाई, माइन फील्ड बनाई, ताकि जब टैंक्स मूव करें तो वो तेजी से मूव ना कर पाए। 3 लाख सिविलियंस को उन्होंने रिक्रूट किया था। कोई छोटा नंबर नहीं है, इतनी तो आर्मीज नहीं होती हैं। इससे 2 बातों का पता चलता है। एक, कि सोवियत लोगों ने कितनी जान झोंक दी थी इस एरिया को डिफेंड करने के लिए। दूसरी बात,
सोवियत लोगों के पास जो मैन पावर थी वो अनमैच्ड थी। इतने लोग थे सोवियत यूनियन में, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री थी वो, कि उसका कोई सामना ही नहीं था जर्मनी के ट्रूप्स के पास। जो ये पूरी डिफेंसिव लाइन बनी, ये 9000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी थी। मतलब ऑब्वियसली एक लंबी लाइन नहीं थी, ऐसा था पूरा जितनी भी लाइन बनी है उनको आप टोटल कैलकुलेट करोगे तो 9000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी। उसमें जितने भी ट्रूप्स वहां पे थे रेड आर्मी के, उनको ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि हर रात को आपको 5 मीटर का ट्रेंच खोदना है। 5 मीटर, दिन में खोदेंगे तो खतरा है, तो रात के समय। तो इतना एक्सटेंसिवली उन्होंने डिफेंसिव पोजीशन अपनी बना ली वहां पे। बड़े बड़े बैटल्स को लेके कुछ सेट नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। उसका एक रूल ये होता है कि अगर आपको किसी को अटैक करना है और आप जानते हैं कि वहां पे स्ट्रॉन्ग पोजीशंस हैं, तो 3:1 की सुपीरियोरिटी होनी चाहिए आपके पास। मतलब अगर एनिमी का वहां पे 1 सोल्जर है तो आपके पास 3 होने चाहिए अटैक करने के लिए। एनिमी के 10,000 है तो आपके पास 30,000 सोल्जर होंगे, तभी आप उनको ओवरवेल्म कर पाओगे, उनकी पोजीशंस को डिस्ट्रॉय कर पाओगे। यहां पे ये बिल्कुल उल्टा था। अगर नंबर्स की बात करें तो रेड आर्मी ने इस पूरे एरिया को डिफेंड करने के लिए टोटल लोग जो लगाए थे वो संख्या थी लगभग 18 लाख। उसके सामने, उसके जवाब में जो जर्मन लोग अटैक करने वाले थे उनकी संख्या थी लगभग सिर्फ और सिर्फ 7.5 लाख। आप समझिए 3:1 की सुपीरियोरिटी होनी चाहिए थी, बट सुपीरियोरिटी छोड़ो, बराबर छोड़ो, उसके आधे भी नहीं थे जर्मन ट्रूप्स। बट हिटलर भाई साहब कन्विंस थे कि मेरे पास जो ट्रूप्स हैं, मेरे पास जो इक्विपमेंट है, जो टैंक्स है मेरे पास, वो इतने स्ट्रांग हैं, इतने अच्छे हैं कि वो इन पोजीशंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे और उसके बाद हमारे जो इन्फेंट्री है वो अंदर जाने लगेगी। वो कन्विंस था। तो फाइनली फिर 5 जुलाई 1943 को ऑपरेशन सिटाडेल लॉन्च हो गया और जर्मनी ने ये जो पूरा सेलियंट था उसके 2 तरफ अटैक किया, एक नॉर्थ की तरफ से और एक साउथ की तरफ से। जर्मन जैसे अटैक करते थे हर बार, वैसे इस बार भी किया। उनकी लुफ्टवाफ्fe ऑलरेडी यहाँ पे थी, तो उन्होंने पहले बहुत हैवी बॉम्बार्डमेंट की, फिर टैंक्स ने मूव करना शुरू किया, उसके पीछे इन्फेंट्री ने आना शुरू किया। बट जैसा एक्सपेक्टेड था बिल्कुल वैसे ही जो नॉर्थ वाला अटैक था, वहां पे इतना हैवी डिफेंस था सोवियत ट्रूप्स का कि जितना उन्होंने सोचा था उससे बहुत धीरे धीरे वो आगे बढ़ पाए और सिर्फ 10 जुलाई तक आते आते उनका अटैक जो है वो आके थम गया जर्मन्स का। जो साउथ डायरेक्शन से जो अटैक करे थे जर्मन्स, वो थोड़ा ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। वो आगे बढ़ते गए और प्रोखोरोव्का नाम का एक टाउन था, वहां पे आके उसके बाहर ये जर्मन अटैक अब रुका। तो 11 जुलाई वो तारीख थी जब यहां पे जर्मन्स के पैंजर डिविजन्स आ गए। वहीं पे इसी टाउन के अंदर और उसके पीछे की तरफ सारे सोवियत ट्रूप्स थे। तो बैटल ऑफ प्रोखोरोव्का पूरे बैटल ऑफ कर्स्क का सबसे बड़ा टैंक बैटल माना जाता है। हम जनरली कह देते हैं कि बैटल ऑफ कर्स्क सबसे बड़ा टैंक बैटल था, पर उसका ये जो इस टाउन के बाहर जो लड़ाई हुई थी वो सबसे बड़ी लड़ाई थी। इस छोटे से एरिया में इतने सारे टैंक्स इकट्ठा हो गए थे कि आप समझिए कि सैकड़ों टैंक अभी बैटलफील्ड पे थे। और हो ये रहा था कि जब इतने सारे टैंक्स इतने छोटे स्पेस में होते हैं तो क्या होता है ना कि आपका कमांड स्ट्रक्चर फिर डिफ्यूज होने लगता है, वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। क्योंकि जब आप बड़े डिस्टेंस पे लड़ाई करते हैं तो आपको पता रहेगा कि आपके पास ये जो आपका एक टैंक का जो कॉलम जा रहा है इसमें मान लीजिए 20 टैंक हैं, तो आपको पता रहेगा कि ये टैंक ये 5 टैंक्स इस तरफ अटैक करेंगे, ये 5 इस तरफ। बट जब आपके मान लीजिए कि 50 टैंक ऑलरेडी हैं फील्ड में और उस छोटे से गैप में ऑलरेडी वहां पे दुश्मन के 200 टैंक्स हैं, तो वैसे में आपने कुछ प्लान तो किया होगा, बट जब इतने नजदीक होते हो आप, ऑलमोस्ट पॉइंट ब्लैंक रेंज पे थे टैंक्स, तो फिर ये ऐसा हो गया था कि शुरू में तो उनका एक कमांड था कि हमको यहां पे अटैक करना है। बट जब वो इतने सारे सोवियत टैंक्स T-34 टैंक्स आगे आ रहे थे, तो जब ये लड़ाई शुरू हुई तो ऐसा कहते हैं कि सारे टैंक्स जिसको जो दिख रहा था उस पर फायर कर रहा था। मतलब जो दुश्मन का टैंक दिखा उस पर फायर करेंगे, कोई ऐसा नहीं कि इसी पे फायर करना है, इसी पे फायर करना है। ऐसे में एफिशिएंसी कम हो जाती है आपकी। आपको पिक्चर में हम ऐसा देखते हैं कि अगर मान लीजिए 10 टैंक हैं आपके और आप सामने वाले एनिमी के भी 10 टैंक हैं और आप सीधे बैटलफील्ड पे और आप किसी पे भी टारगेट करके अटैक कर रहे हैं, ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। आपको पता रहेगा कि इन 2 पे आप अटैक करोगे, इन 2 पे आपके साथी अटैक करेंगे और इस तरह से आप जल्दी अपना काम कंप्लीट करोगे। इस सिचुएशन में ऐसा नहीं हुआ। इतने सारे टैंक्स भर गए थे कि जो लुफ्टवाफ्fe भी ऊपर से बॉम्बार्डमेंट कर रही थी, वो भी फिर वहां के पायलट्स भी कंफ्यूज हो रहे थे कि अब इतने टैंक्स हैं, वहां पता नहीं चल रहा है कि दुश्मन का कौन है और अपने साथी वाले फ्रेंडली टैंक्स कौन है, और सब इतने नजदीक हैं कि जो एयर सपोर्ट था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि लुफ्टवाफ्fe के प्लेन्स चले गए वापस। वैसे सोवियत ट्रूप्स भी, सोवियत जो एयरक्राफ्ट थे वो भी वापस चले गए। इस एरिया में तो हम बॉम्ब नहीं कर सकते क्योंकि सारे टैंक्स भरे हुए हैं और इतने नजदीक थे ये टैंक्स की बहुत बार ऐसा हो रहा था कि ये आपस में एक दूसरे को रैम कर रहे थे। मतलब
एक दूसरे से जानबूझ के टकरा रहे थे और सामने से पॉइंट ब्लैंक रेंज पे फायर कर रहे थे। नॉर्मली जो जर्मनी का जो टाइगर टैंक था पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में, सिर्फ सोवियत टैंक्स की बात ना की जाए, ब्रिटिश टैंक्स नहीं, यूएस शर्मन टैंक्स नहीं, पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसा कहा जाता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे बेहतरीन टैंक था ये टाइगर टैंक। वो इतने दूर से फायर करता था तो भी उनको, उसके जो शेल्स थे वो इतना फास्ट निकलते थे कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाके वो एनिमी के टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। तो उनकी स्ट्रेंथ थी लंबाई से, दूर से फायर करना। और T-34 टैंक्स, जो सोवियत टैंक्स थे, उनकी रेंज उतनी अच्छी नहीं थी और उनके शेल्स भी उतने तेजी से निकलते नहीं थे। परंतु इस सिचुएशन में सारे टैंक्स नजदीक आ गए थे, तो जो एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी टाइगर टैंक्स की, लंबी रेंज पे फायर करना, वो उसकी स्ट्रेंथ अब किसी काम की नहीं थी, क्योंकि T-34 टैंक्स बिल्कुल कुछ मीटर दूर थे। तो इस वजह से यहां पे भारी नुकसान हुआ जर्मनी के टैंक्स। इस पूरे बैटल में एक जर्मन टैंक कमांडर था, उसने अपनी डायरी में लिखा था कि हमने बहुत सारे रशियन टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद कुछ और है उसको और डिस्ट्रॉय किया, बट जिस चीज से हम सबसे ज्यादा घबराते थे वो ये थी कि हमने अभी 10 टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया तो उसके पीछे 20 और आते थे, उन 20 को भी हमने डिस्ट्रॉय किया तो उसके पीछे 40 और आते थे। तो ऐसा लगता था कि इनकी टैंक की सप्लाई खत्म ही नहीं हो रही है, लिमिटलेस टैंक्स हैं इनके पास। और इस चीज की वजह से जो आपके जो पूरा टैंक का क्रू होता है उनके मोराल पे बहुत बुरा असर पड़ता है। ये वैसे ही कि आप किसी बॉक्सर से फाइट कर रहे हैं और आप बहुत अपनी पूरी जान लगा के उसको पंच कर रहे हैं, वो बार बार गिर रहा है पर बार बार उठ जा रहा है, तो उससे आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा वो थोड़ा डगमगाएगा कि यार मैं कैसे हराऊं इसको। वैसे ही यहाँ पे जर्मनी के टैंक क्रूज के साथ हो रहा था, उनका मनोबल टूट रहा था कि इनको हम कब तक खत्म करते हैं, इनकी टैंक की सप्लाई खत्म ही नहीं हो रही है। जब ये पूरा बैटल जब शाम के समय जब खत्म हुआ, अंधेरे के समय, दोनों साइड के टैंक्स पीछे हटे, तो रिजल्ट ये था कि सोवियत टैंक्स ने प्रोखोरवा के टाउन को, जर्मनी को कैप्चर नहीं करने दिया और इस तरह से इस बैटल में सोवियत ट्रूप्स की जीत। हालांकि यहां पे रेड आर्मी ने जर्मनी को जीतने नहीं दिया, बट इस लड़ाई के खत्म होने के बाद सोवियत रेड आर्मी ने सैकड़ों टैंक्स गवा दिए थे। जर्मनी ने भी काफी टैंक्स गवाए थे बट इतने नहीं थे, मतलब आप समझिए 5-6 गुना ज्यादा टैंक्स सोवियत रेड आर्मी ने गवाए थे। मैनस्टाइन ये चाहता था कि अगर एक फाइनल रीइंफोर्समेंट मिल जाए ना अगर यहां पे जर्मन आर्मी को, तो वो इनको ओवरवेलम कर पाएंगे, वो जीत जाएंगे इसके आगे। परंतु जुलाई 13 को अचानक से हिटलर ने एक नया अनाउंसमेंट किया। उसने बोला कि ऑपरेशन सीटाडेल सस्पेंड। सारे ट्रूप्स को उसने बोल दिया कि अब इस ऑफेंसिव को यहीं रोक दो। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब यहां पे ईस्टर्न फ्रंट पे ये सब चल रहा था तो दूसरी तरफ एलाइड साइड यूएस और ब्रिटिश, उन्होंने सिसिली पे लैंडिंग्स करना शुरू कर दिया था 10 जुलाई को। और अब हिटलर को क्या था कि मैं यहां ईस्टर्न फ्रंट पे संभालूं कि नीचे से अपने जो सिसिली से अब यहां से एलाइड ट्रूप्स आएंगे उनको रोकूं। इसी वजह से बहुत सारे जो ट्रूप्स थे यहां पे और टैंक डिविजन थे, उसने धीरे धीरे करके उनको रीराउट करना शुरू किया कि वहां छोड़ो तुम उसको और तुम यहां पे आके सिसिली की जो लैंडिंग्स हो रही है उनको रोको। और इस प्रकार बैटल ऑफ कर्स्क में सोवियत यूनियन की जीत हुई और जो 10 जुलाई की एलाइड लैंडिंग्स थी सिसिली में वो भी सक्सेसफुल हुई। उनको कहते हैं ऑपरेशन हस्की। कुल मिला के अब हिटलर उसी सिचुएशन में पड़ गया था जो वो शुरू से अवॉइड करना चाहता था, वॉर ऑन 2 फ्रंट्स। एक साथ, एक तरफ ईस्टर्न फ्रंट और अब नीचे से इटालियन फ्रंट से भी अटैक आने वाला था। और कुछ समय के बाद 1944 में तो फ्रेंच साइड से भी अलाइड ट्रूप्स आने वाले थे। यहां से इसीलिए ऐसा कहते हैं कि बैटल ऑफ कर्स्क वो मोमेंट था जब इसके बाद अब नाजी जर्मनी का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। बैटल ऑफ कर्स्क में इतनी बुरी तरह जर्मन पैंजर डिविजन की कमर टूट गई थी कि इसके बाद वो सिर्फ डिफेंसिव पे थे, उसके बाद उन्होंने रिट्रीट करना शुरू किया और यहां पे सोवियत रेड आर्मी को इतनी स्ट्रेंथ मिली, इनका मोराल इतना अच्छा हो गया कि उन्होंने अब काउंटर अटैक करना शुरू किया। यही प्लान था ज़ुकोव का कि जब ये लोग कमजोर हो जाएंगे तब हम काउंटर अटैक करेंगे और जब ये फिर आगे बढ़े सोवियत ट्रूप्स, तो उन्होंने धीरे धीरे करके जो उनकी पहले उनसे जो उनके सिटीज थे, टाउन्स थे जो जर्मन आर्मी के कंट्रोल में थे, वो उन्होंने उन टाउन्स को लिबरेट करना शुरू किया, उनको जीतना शुरू किया। तो पहले ओरियोल, बेलगोरोड और अल्टीमेटली फिर खारकोव को भी अब रेड आर्मी ने जीत लिया। खारकोव, इतने बार वहां पे लड़ाइयां हुई थी और कितना वहां पे ब्लडशेड हुआ था, बट फाइनली अब
ये रेड आर्मी के हाथ में था और इसके बाद एक बार भी जर्मन आर्मी खारकोव को वापस जीत नहीं पाई। बैटल ऑफ कर्स्क में जर्मन कैजुअलिटीज कुल मिला के लगभग 2 लाख थी और उन्होंने लगभग 500 टैंक्स को गंवाया था। उसके जवाब में रेड आर्मी की कैजुअलिटीज थी लगभग 8,60,000 और उन्होंने गंवाया था 1500 टैंक्स को। तो आप देखिए कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। जर्मनी की यहां पे हार हुई, बट कितने ज्यादा लोगों को और कितने ज्यादा टैंक्स को सोवियत आर्मी ने यहां पे गंवा दिया था। फिर भी जीत रेड आर्मी की हुई। वो इसीलिए क्योंकि पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में सोवियत यूनियन की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वो थी उनकी मैन पावर। उनके पास रिसोर्सेस की अबंडेंस थी। एक तरफ जर्मनी इतनी तेजी से इनके सोवियत टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर रही थी, बट फिर भी उरल की जो टैंक फैक्ट्रीज थी वहां पे अब सोवियत टैंक प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी थी वो अपने पीक पे थी। मतलब भर भर के वो लोग टैंक्स प्रोड्यूस कर रहे थे। दूसरी तरफ जो जर्मन टैंक प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी, क्योंकि यहां पे इतने टैंक्स उनके डिस्ट्रॉय हो रहे थे और उनको रिप्लेनिश करने के लिए जो टैंक फैक्ट्रीज थी वहां पे अब एलाइड साइड से बॉम्बिंग हो रही थी, तो वो उतने टैंक्स प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे थे। तो यहां पे सोवियत यूनियन का बढ़ते जा रहा है और इनका कम होते जा रहा है। और इसी वजह से अब इस लड़ाई के बाद एक बार भी ऐसा नहीं था कि नाजी जर्मनी ने अपने टैंक्स के नंबर्स को या अपने इन्फेंट्री के नंबर्स को सोवियत यूनियन से ज्यादा कर पाए। अब वो सिर्फ इसके नीचे नीचे ही गए थे। जैसे मैंने पहले बताया कि जब इन्होंने काउंटर अटैक किया कर्स्क के बाद, तो फिर सोवियत आर्मी की जो कैजुअलिटीज हुई थी बैटल ऑफ खारकोव में वो इससे भी ज्यादा थी, कर्स्क से भी ज्यादा उन्होंने कैजुअलिटीज ली। फिर भी खारकोव में भी उनकी जीत हुई। पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में बार बार ईस्टर्न फ्रंट पे सोवियत यूनियन की कैजुअलिटीज हर बार बहुत ज्यादा थी, बट वो जीत रहे थे। तो इसीलिए अब जब ईस्टर्न फ्रंट को स्टडी करते हैं मिलिट्री हिस्टोरियंस, तो वो वही सोचते हैं कि इतना कॉस्ट देके क्या जीतना वर्थ इट होता है क्या, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी टेरिटरी थी सोवियत यूनियन के पास और जर्मनी के नंबर्स की अगर बात करें तो उतना नुकसान उनको नंबर्स में नहीं हो रहा था, बट वो लगातार हार रहे थे। इसीलिए कहते हैं कि जब आप किसी दुश्मन से लड़ाई करने जाते हैं तो आपको लड़ाई करने से पहले अच्छे से इस बात को देख लेना होता है कि अगर आपकी लड़ाई तुरंत खत्म नहीं हुई, जो जर्मनी का इनिशियल प्लान था कि वो फटाक से अटैक करेंगे और जल्दी जल्दी जगहों को जीत लेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ फिर कोई चांस नहीं है कि आप सोवियत यूनियन जैसी कंट्री से उस जमाने में जीत सकते थे, क्योंकि रिसोर्सेस की उनके पास भंडार लगे थे और जर्मनी अब लगातार सिमट रहा था। उसके साथ साथ जिस बात का हिटलर को हमेशा डर था, उसके मिलिट्री कमांडर्स को हमेशा डर था कि हम 2-3 फ्रंट पे लड़ाई नहीं करेंगे, अब वही हो रहा था। नीचे सिसिली पे लैंडिंग्स हो गई थी, ऑपरेशन हस्की सक्सेसफुल था। ईस्टर्न फ्रंट पे अब जर्मनी रिट्रीट कर रहा था और अभी अगले साल 1944 में जून के महीने में जब नॉर्मंडी लैंडिंग्स हुई, अमेरिकन ब्रिटिश कनेडियन ट्रूप्स जब यहां लैंड किए, तो अब यहां से भी ट्रूप्स अंदर आ रहे थे। और इसीलिए कहते हैं कि बैटल ऑफ कर्स्क वाज द रियल टर्निंग पॉइंट ऑफ द एंटायर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अगर आपको बैटल ऑफ कर्स्क के बारे में डिटेल में जानना है, कैसे टैंक बैटल्स हुए थे, फॉर्मेशंस क्या क्या थी, तो इसके लिए मैं आपको बुक रिकमेंड करूंगा। उस बुक का भी नाम है बैटल ऑफ कर्स्क। उस बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और इस वर्ल्ड वॉर 2 का ये जो मेरा एपिसोड है, इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करें।